हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के क्लास 12 के जो बायोलॉजी हम लोग का है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उससे हम लोग 50 इम्पोर्टेंट MCQ आज देखेंगे आंसर के साथ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। नहीं तो हम लोग को 2025 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। एक ही लेक्चर में 50 MCQ देखेंगे हम लोग। नहीं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, नहीं इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो चलिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो आवृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी किसको बोला जाता है सर? तो पुष्पीय पादप को। किसको बोलते हैं? पुष्पीय पादप को ही आवृत बीजी कहा जाता है। समझ गए नहीं? तो अब पुष्पीय पादप यानी आवृत बीजी जो होता है, इसमें लैंगिक जनन के आधार कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे कि जो पादप होते हैं, वो पादपों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक कायिक भाग होता है, नहीं कायिक भाग, और एक आपका जननीय भाग होता है। कौन सी भाग होता है? जननीय भाग होता है। तो पादपों की जो कायिक भाग होता है वो आपका तना होता है, शाखा होता है, नहीं मूल होता है, आपका पर्ण होता है यानी पत्ता होता है, नहीं पत्तियां। ये सारी जो आपका है कायिक भाग हैं। लेकिन जनन भाग आपका एक कौन होता है? वो पुष्प होता है बच्चे। नहीं पुष्प है, फ्लावर ही लैंगिक जनन में भाग लेता है। इसलिए लैंगिक जनन का जो आधार माना जाता है वो कौन है प्यारे बच्चे? आपका पुष्प हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। समझ गए नहीं? तो लैंगिक जनन का आधार कौन हो जाएगा? आपका पुष्प हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए नहीं? तो ये हम लोग का था फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आवृत बीजी होते हैं यानी पुष्पीय पादप होते हैं, लैंगिक जनन का आधार कौन होता है? मतलब लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फ्लावर यानी पुष्पों के द्वारा होता है। समझ गए नहीं? चलिए तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पुष्पों में स्त्री केसर के जयांग संतति किन जननांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पुष्प के अंदर जो दो भाग होते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। तो नर भाग जो होता है प्यारे बच्चे, वो कौन होता है? पुमांग होता है। नहीं ये आपका कौन सा होता है? नर। कौन सा होता है? आपका नर होता है। नहीं ये ध्यान होना चाहिए कि जो जयांग यानी स्त्री केसर जो होता है वो आपका जायांग आपका स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग। कौन सा बच्चे? मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और जो पुमांग होता है, नहीं वो पुमांग किसका? तो नर। किसका बच्चे? नर जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं यानी कि पुमांग नर भाग होता है और जयांग क्या होता है? मादा भाग होता है। पुमांग बना होता है प्यारे बच्चे पुंकेसर से। किससे बना होता है? पुंकेसर। नहीं ध्यान रखेंगे, पुंकेसर से। और जयांग किससे मिलकर बना होता है प्यारे बच्चे? स्त्री केसर से होता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ, स्त्री केसर के जो जायांग होता है वो जायांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जायांग बच्चे आपका मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर यहाँ पर पुंकेसर के पुमांग संतति पूछता तब यहाँ पर कौन हो जाता? नर जनन अंग। तो यहाँ पर हम लोग को जायांग पूछा, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जायांग करता है प्यारे बच्चे। समझ गए नहीं? ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका है थर्ड क्वेश्चन नंबर कि
परागकण विकसित होते हैं। परागकण विकसित होते हैं, किससे होते हैं? लघु बीजाणुधानी में, गुरु बीजाणुधानी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बच्चे पढ़े होंगे कि जो पराग कोष होते हैं उसका लघु बीजाणुधानी जो होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, और वही लघु बीजाणुधानी के अंदर आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? परागकण का विकास होता है। यानी परागकण जो होता है इसका विकास किसमें होता है? लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश में होता है। समझ गया नहीं? ये चीज तो लघु बीजाणुधानी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भ्रूणकोश का विकास किसमें होगा, तो भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणुधानी में होता है। समझ गया नहीं? ये चीज है। और यहाँ पर परागकण पूछा इसलिए आपका किसमें होगा? लघु बीजाणुधानी में होता है। समझ गया नहीं? चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? नहीं तो अभी यहाँ पर बताया आप लोग को, जस्ट पीछे हम लोग का पूछा था क्या? परागकण। यहाँ पर पूछ रहा है कौन चीज? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश की जो उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चे वो आपका गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है? गुरु बीजाणु से होती है। समझ गए नहीं? याद लघु बीजाणु से आपका परागकण का विकास होता है नहीं, और गुरु ये आपका इससे किसका विकास होता है? परागकण। किसका विकास होता है बच्चे? परागकण का विकास होता है। और गुरु बीजाणु से आपका किसका विकास होता है? भ्रूणकोश का। किसका विकास होता है? भ्रूणकोश का विकास होता है नहीं। और पराग नलिका जो होता है इससे आपका किसका? परागकण के अंदर जो आपका नर युग्मक होते हैं वो अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं पराग नलिका से नहीं। ये चीज। और लघु बीजाणुधानी से आपका किसका निर्माण होता है? तो परागकण बता सकते हैं नहीं। ये चीज। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसके लिए? 3 नंबर नहीं, गुरु बीजाणु से ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। समझ गए ना ये चीज? चलिए आगे चलते हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो परागकण यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या है? एक नर युग्मकोद्भिद है। परागकण क्या है बच्चे? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद आपका होता है नहीं, युग्मकोद्भिद आपका होता है। तो याद रखेंगे परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद होता है, यानी कि परागकण नर युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए ना ये चीज? चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का रहा है कि जनन छिद्र, कौन प्यारे बच्चे? जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? तो जनन छिद्र जो होता है बच्चे ये आपका नहीं, परागकण के अंदर जो आपका 2 भित्ति होता है, एक बाह्य भित्ति और एक अंतःभित्ति। बाह्य भित्ति को बाह्य चोल बोला जाता है, अंतःभित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर परागकण के जो आपका होता है जनन छिद्र कौन सी भित्ति में मिलता है? बाह्य भित्ति में मिलता है नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जनन छिद्र जो होता है किस में मिलता है? बाह्य भित्ति के अंदर आपका पाया जाता है। समझ गए ना ये चीज? चलिए आगे चलते हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे परागकण के अंदर 2 भित्ति होती है, एक बाह्य भित्ति और अभी बताया आप लोग को बाह्य भित्ति को बाह्य चोल, अंतःभित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। जिसमें जो आपका परागकण की बाह्य भित्ति होता है वो बना होता है आपका किससे? तो याद रखेंगे अस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किससे बना होता है? अस्पोरोपोलेनिन से बनी होती है नहीं। और आपको याद पूछे कि पादपों में सबसे ज्यादा नहीं, और ये जो आपका है बच्चे पादप के अंदर एक ऐसा पदार्थ है नहीं, पादप के अंदर ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर। कौन होता है? तो अस्पोरोपोलेनिन। आपसे पूछे पादपों में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो अस्पोरोपोलेनिन होता है। और अगर मानवों में पूछे तो मानव के अंदर, जंतु के अंदर कौन होता है प्यारे बच्चे? तो दांत के अंदर जो इनेमल होता है वो आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है। समझ गए ना ये चीज? तो ये भी याद रखिएगा कि पादपों में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? अस्पोरोपोलेनिन। और अस्पोरोपोलेनिन का बना होता है परागकण की बाह्य भित्ति, यानी कि परागकण की बाह्य भित्ति में क्या पाया जाता है?
स्पोरोपोलेनिन पाया जाते भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। सेलुलोज से क्या बना होता है, तो आपको पता है पादप के अंदर जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जो होता है प्यारे बच्चे, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। और सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है, नहीं एक ऐसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो मिलने वाला पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ, वो कौन है बच्चे, सबसे ज्यादा मिलने वाला, नहीं मिलने वाला क्या है आपका, कार्बनिक पदार्थ है। मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पर कौन होता है, तो काइटिन होता है। नहीं, याद रखेंगे, तो ये चीज आपका है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, नहीं आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 8 नंबर, नहीं परागकण में अनमन, परागकण में अनमन, परागकण में अनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है। तो परागकण में अनमन का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जब परागकोश फटता है तो फटने के बाद नहीं, परागकण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर। कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर। तो जब वर्तिकाग्र पर आता है, इस तरह से मान लेंगे ये आपका क्या है, पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ से आपका निकला हुआ है क्या, परागकोश, इसके अंदर परागकण है। अब ये परागकोश जब स्फुटित होगा, जब परागकोश फटेगा, तो यहाँ से परागकण निकल कर कहाँ आते हैं, ये वर्तिकाग्र है। क्या है प्यारे बच्चे, वर्तिकाग्र है। नहीं, अब वर्तिकाग्र पर जब आएंगे तो आने के बाद नहीं कितनी कोशिकाएं होती है, तो परागकण के अंदर 3 कोशिकाएं होती है। कितनी, 3, 2 या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कौन कौन 3 हो सकता है, तो आपका होता है, एक होता है कौन सा, कायिक कोशिका, एक कौन होता है, कायिक कोशिका होता है। एक कौन होता है प्यारे बच्चे, कायिक कोशिका होता है, एक कायिक कोशिका, और 2 आपका क्या होता है, नर युग्मक। क्या होता है, नर युग्मक होता है ना, नर युग्मक कौन होगा, नर युग्मक होता है 2। तो ये आपका जब भी परागकण होता है तो आपका द्विकोशिकीय अवस्था से नहीं क्या होता है कि जो परागकण होता है प्यारे बच्चे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, परागकण नहीं, ये परागकण के अंदर 2, एक होता है कायिक कोशिका, 2 कोशिकीय संरचना होता है परागकण, कायिक कोशिका, और एक आपका कौन होता है, जनन कोशिका। कौन होता है प्यारे बच्चे, जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका फिर 2 कोशिका में विभाजित होता है, नहीं जो कि आपका 2 नर युग्मक हो जाता है। नहीं, नर कोशिका में आपका विकसित होता है, जिसको हम लोग नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मक कहा जाता है। नहीं, कितने हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ हो जाता है नर युग्मक। यानी कि कितने हो गए प्यारे बच्चे, 2 होता है नर युग्मक और एक होता है कायिक कोशिका, यानी कितने, 3 हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 नहीं है, यानी 2 या क्या हो सकता है, 3, यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। नहीं, तो अनमन का मतलब सिंपल आपको समझना है कि जो परागकण में अनमन के समय, यानी जब परागकण परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर आते हैं, उस समय कोशिकाएं कितनी हो सकती है, तो 2 या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है प्यारे बच्चे। समझ गए ना ये चीज। चलिए आगे चलते हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए स्त्रीकेसर क्या है प्यारे बच्चे, स्त्रीकेसर नहीं, स्त्रीकेसर जो होता है इसको बोलते हैं मादा जनन अंग। कौन सा, मादा जनन अंग है, मादा भाग होता है, मादा जनन अंग होता है पुष्पों का। नहीं, अरे बना होता है 3 भागों से। कौन कौन से, तो आप याद रखेंगे, एक आपका होता है इसमें प्यारे बच्चे वर्तिकाग्र। कौन होता है, वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होता है, और एक आपका क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, अंडाशय। तो कितने हो गए स्त्रीकेसर के अंग, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, और एक आपका हो गया अंडाशय, यानी 3। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। समझ गए ना, ये चीज है।
चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या होती है। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, भ्रूण कोश जो होता है वो गुरु बीजाणु से विकसित होता है। किससे? गुरु बीजाणु से। नहीं तो गुरु बीजाणु से विकसित होता है कौन प्यारे बच्चे? भ्रूण कोश। क्या विकसित होता है? भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश का निर्माण होता है आपका नहीं त्रिसंलयन से, जिसको दोहरा निषेचन बोलते हैं हम लोग। तो अभी भ्रूण कोश जो होता है प्यारे बच्चे, इसके अंदर क्या होता है? 7 कोशिका होता है। क्या होता है? 7 कोशिकीय संरचना, 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। 7 कोशिका और 8 क्या होता है? केंद्रक होता है। नहीं तो आपसे पूछे भ्रूण कोश के अंदर कितने कोशिका होते हैं? तो 7, और केंद्रक पूछे तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है? कोशिकाओं की संख्या। तो कोशिकाओं की संख्या कितना हो जाता है? 7 होता है। समझ गया ना? ये चीजें हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चलिए 11 नंबर, एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रिकाओं की संख्या होती है, यानी केंद्रक की संख्या पूछता है। तो अभी बताए, आप आंख बंद करके मार देंगे कितने? 8 होते हैं प्यारे बच्चे। नहीं चलिए आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर की तरफ। सॉरी 12 क्वेश्चन कर रहा है परागकण कारक होते हैं, अजीवीय जीवीय दोनों इनमें से कोई नहीं। तो परागकण अजीवीय भी होते हैं और जीवीय, इसलिए आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड, यानी दोनों सही हो जाएगा। नहीं किसके लिए? परागकण। नहीं परागकण कारक होते हैं अजीवीय और जीवीय। इसके बाद आगे आपका है 13 नंबर में, यहाँ पर पूछ रहा है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश जो केंद्रक होते हैं वो कैसा होता है बच्चे? तो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। नहीं तो याद रखेंगे नहीं, क्योंकि प्राथमिक भ्रूण कोश के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक आपका क्या होता है? नरयुग्मक का केंद्रक होता है। ना एक नरयुग्मक और एक ध्रुवीय केंद्रक होता है बच्चे। तो यानी कितने हो जाएंगे? त्रिगुणित होता है, यानी 3 केंद्रक होता है। नहीं ये याद रखिएगा। तो भ्रूण कोश पूछे तो आपका कैसा हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। समझ गया ना ये चीज? चलिए आगे चलते हम लोग। आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नहीं परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या होती है। अब देखिए परिपक्व यानी मैच्योर्ड, नहीं परिपक्व द्विबीजपत्री। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे नहीं कि जो बीज होते हैं, बीजपत्र 2 तरह के होते हैं। ये बीजपत्रों के आधार पर पादप 2 तरह के होते हैं। नहीं कौन कौन होता है सर? तो एक होता है एक बीजपत्री पादप, एक होता है एक बीजपत्री नहीं, और एक आपका होता है द्विबीजपत्री। कौन होता है? द्विबीजपत्री होता है प्यारे बच्चे। तो एक बीजपत्री का मतलब जिसमें कि केवल एक बीजपत्र मिलेगा। कितने बीजपत्र? एक बीजपत्र मिलेगा। नहीं बीजपत्र उसे क्या बोलेंगे? एक बीजपत्री। और जिसमें 2 बीजपत्र मिलेंगे प्यारे बच्चे, नहीं 2 बीजपत्र मिलेंगे उसे क्या कहा जाएगा? द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कौन सा? द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या। तो बीजपत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अगर एक बीजपत्री पूछता तो कितना हो जाता है? 1। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। समझ गया ना? समझ में आ रहा है आप लोग को ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत आसानी भाषा में हम लोग समझ रहे हैं, अपनी भाषा में। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे कौन सा? 15 क्वेश्चन नंबर की तरफ। नहीं 15 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है। अब देखिए अभी बोले ना आप लोग को, अब एक बीजपत्री पूछ रहा था, एक बीजपत्री में बीजपत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया ना? चलिए आगे चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। नहीं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद
फल का निर्माण किससे होता है? जब निषेचन हो जाता है पुष्पीय पात्र में, तो निषेचन के बाद फल का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चे, वो किससे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंडाशय होता है, नहीं, अंडाशय वो निषेचन के बाद किसमें विकसित हो जाता है? फल का निर्माण करता है, नहीं। और जो बीजांड होता है प्यारे बच्चे, जो अंडाशय के अंदर ही होता है, वो बीजांड आपका किसका निर्माण करता है? बीज का। तो आपसे पूछे निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। और आपसे पूछे फल के जगह अगर यहाँ पर बीज देता कि बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीजांड से। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? अंडाशय से। समझ गया ना? यानी कि सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 17 नंबर नहीं, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अब आपसे पूछ रहा है द्विनिषेचन, नहीं, द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं, कि अब यहाँ पर लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, नवासिचन, मेंडल। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो लीवेनहॉक हैं वो जीवित कोशिका की खोज किए थे। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका की खोज किए थे, नहीं, कोशिका की। तो याद हो रहा 1674 में जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज किए थे। और किसका खोज किए थे? तो आरबीसी का भी खोज किए थे लीवेनहॉक, नहीं, इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का, आरबीसी का और शुक्राणु का भी खोज किए थे प्यारे बच्चे, नहीं। तो बहुत सारे चीजों का खोज लीवेनहॉक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था? तीनों ने मृत कोशिका का, डेड सेल का खोज किया था, नहीं, 1665 में मृत कोशिका, डेड सेल का। अब नवासिचन जो है यही बच्चे आपका किसका खोज किए थे? द्विनिषेचन का। किसका खोज किए थे? द्विनिषेचन। किसका खोज किए थे प्यारे बच्चे? द्विनिषेचन का खोज किए थे। मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? आनुवांशिकता का। किसका प्यारे बच्चे? आनुवांशिकता, आनुवांशिकी का जो जनक होते हैं, जेनेटिक का जो फादर्स होते हैं, वो कौन? मेंडल, नहीं, ये चीज। तो ये आपका किसका? मृत कोशिका का। और ये आपका जीवित कोशिका। तो नवासिचन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी इस क्वेश्चन के लिए तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? नवासिचन ने किया था प्यारे बच्चे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बिना निषेचन के फल का निर्माण हो गया तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहा जाता है, नहीं। अब जब निषेचन के फल स्वरूप अगर फल उत्पन्न होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? निषेक फल बोला जाता है। और अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के फल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग अनिषेक फलन बोलते हैं प्यारे बच्चे। तो आपका सेकेंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का। अब आगे 19 नंबर में कह रहा है बहुभ्रूणता की खोज। किसकी खोज प्यारे बच्चे? बहुभ्रूणता की खोज। बहुभ्रूणता का मतलब जिसमें बहुत सारे भ्रूण मिलते हैं। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी बच्चे? तो याद रखिएगा लीवेनहॉक ने। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। बाकी आपको बता दिए नवासिचन जो है ये द्विनिषेचन का खोज किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन जो आपका है बच्चे केंद्रक का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? केंद्रक का, नहीं। तो याद रखिएगा इन्होंने किसका खोज किया था? केंद्रक का, नहीं। नवासिचन आपका द्विनिषेचन का। अभी पता है ना पीछे आप लोग को? द्विनिषेचन का डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे। और रॉबर्ट हुक आपको पता है ये कौन सी कोशिका का? मृत कोशिका की खोज किए थे, नहीं। तो लीवेनहॉक ने भी आपका बहुत सारी चीजों का खोज किया। आरबीसी का पीछे बताया आप लोग को, जीवित कोशिका का, समझ गए ना, शुक्राणुओं का, ये चीज। और लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की भी खोज की थी, नहीं, लीवेनहॉक ने ही किया था आपका। चलिए आगे चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक जनन कौन सा प्यारे बच्चे? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? नहीं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है प्यारे बच्चे? युग्मक बनते हैं। युग्मक बनने के बाद युग्मकों के बीच क्या होता है? निषेचन।
और निषेचन होने के बाद आपका क्या बनता है, अंडाशय से फल, और फल बनने के बाद बीजांड से क्या बनता है, बीज। तो यानी अंतिम परिणाम जो होता है प्यारे बच्चे वो बीज बनना होता है। क्या होता है, बीज का बनना है। बीज बन गया तो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है बीज बनने तक। समझ गए ना, ये चीजें आपका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीज, यानी बीज का पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सही नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवृत बीजी पादपों में, नहीं, आवृत बीजी पादपों में बीज का निर्माण के समय जब बीज बनता है उसमें द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में से किन में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय केंद्रक, कौन सा केंद्रक बच्चे, द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में किन में परिवर्तित हो जाता है, नहीं बदल जाता है। बीज चोल में, बीज पत्र में, भ्रूण में या भ्रूण पोष में, किसमें बदल जाता है। तो द्वितीय केंद्रक जो होता है बच्चे जब बीज बनता है तो उस समय किसमें परिवर्तित होता है, इसको बताना है आप लोग को, नहीं, कौन, द्वितीय केंद्रक। तो ये आपका किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो भ्रूणपोष में। किसमें प्यारे बच्चे, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है, नहीं, और ये आपका त्रिगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, नहीं, कि 21 क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हम लोग, आगे आपका करा फ्लोरिकल्चर। कौन प्यारे बच्चे, फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य, फ्लोरिकल्चर से क्या समझते हैं आप, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है पादपों की खेती करना। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता, सॉरी पुष्पों का नहीं, पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही। पुष्पों की खेती करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हम लोग 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नहीं, सेमल में परागन होता है। सेमल एक पादप है जिसमें आपका पर परागन होता है। कौन सा परागन होता है प्यारे बच्चे, पर परागन होता है, नहीं, पर परागन नहीं। अब पर परागन जो होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है, माध्यम। माध्यम क्या हो सकता है, वायु, जल, कीट, नहीं, जंतु, ये सारी चीजें आपका होते हैं। तो अब यहाँ पर सेमल में जो पर परागन की क्रिया होता है प्यारे बच्चे वो चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। इसलिए 23 का आंसर कौन हो जाएगा, चौथा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर। समझ गए ना ये चीज है। तो पर परागन के लिए किसका माध्यम होता है, चमगादड़ का, यानी कि सेमल में परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे नारियल का दूधिया जल है। क्या है, नहीं, हरे नारियल का जो दूधिया रंग होता है, जो आप नारियल पानी पीते हैं, नहीं, तो नारियल पानी जो पीते हैं वो आपका दूधिया जल है। क्या है मतलब, तो उससे हम लोग को पोषण मिलता है, यानी वो पानी टाइप में होता है, इसलिए आपका वो तरल भ्रूण पोष होता है, नहीं, और उसके अंदर पोषणीय पदार्थ न्यूट्रिजन पाया जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं प्यारे बच्चे। तो आपका क्या होता है, तरल भ्रूण पोष होता है, नहीं, जो दूधिया रंग का आपका दिखता है, सफेद टाइप में दिखेगा। समझ गए ना ये चीज। चलिए आगे हम लोग का 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं। याद रखें, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बोलते हम लोग प्यारे बच्चे एंडोस्पर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मी कहा जाता है। नहीं, जो किसमें आपका होता है, भ्रूणपोष जिसमें रहता है उस संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मी कहा जाता है। समझ गए ना ये चीज है प्यारे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर की तरफ। चलिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकृति में 80% परागन होता है। तो आपको पता है प्यारे बच्चे, प्रकृति में जो 80%, किसमें, प्रकृति में 80% जो परागन की क्रिया होती है, परागन, वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। किसको द्वारा होता है,
कीटों के द्वारा होता है, नहीं। और कीटों में किसके द्वारा होता है, तो मधुमक्खी। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खियों के द्वारा होता है प्यारे बच्चे, नहीं, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो हम लोग से ही पूछ रहा है प्रकृति में 80% परागन होता है किसके द्वारा, तो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो याद रहेगा ना, ये याद रखिएगा कि प्रकृति में जो 80% परागन की क्रिया होता है वो कीटों के द्वारा, कीटों में किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे आगे हम लोग ले चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पोरोगैमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है। तो अब बच्चे यहाँ पर पराग नलिका के अंदर नहीं, जो भ्रूणकोश तक, यहाँ पर पैरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है। तो पराग नलिका जो होता है बच्चे वो आपका निकलता है पैरोगैमी में, जो होता है आपका पैरोगैमी, नहीं, वो पैरोगैमी, पोरोगैमी है आपका, पोरोगैमी। पोरोगैमी में जो आपका प्रवेश होता है, में प्रवेश नहीं, वो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चे, बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजांड द्वारा होता है, नहीं, बीजांड द्वार के द्वारा आपका होता है। किसके द्वारा होता है, बीजांड के द्वारा, बीजांड द्वार के द्वारा होता है। और इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल बोला जाता है, नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, नहीं। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है पैरोगैमी में जो पराग नलिका होता है वो प्रवेश करता है कहाँ से, बीजांड द्वार से, नहीं, और इससे आपका कहाँ तक पहुंचता है, भ्रूणकोश तक पहुंचता है, जिसको माइक्रोपाइल भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। समझ गया ना ये चीज। और क्या होता है, तो यहाँ पराग नलिका का जो प्रवेश होता है बच्चे अध्यावरणीय होता, अध्यावरणीय क्या होता है, अध्यावरणीय प्रवेश भी होता है। और अध्यावरणीय प्रवेश जो होता है बच्चे वो अध्यावरण से होता है। कहाँ से होता है, अध्यावरण से होता है, नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक और आपका क्या, निभागीय प्रवेश होता है, निभागीय कौन होता है, निभागीय प्रवेश होता है प्यारे बच्चे। प्रवेश जो कहाँ से होता है, निभाग से होता है। कहाँ से होता है, निभाग से होता है। और पैरोगैमी प्रवेश जो होता है वो बीजांड द्वार से यानी माइक्रोपाइल से हो करके कहाँ तक जाता है, आपका भ्रूणकोश तक पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। समझ गया ना ये चीज। तो आपसे अगर आपसे पूछे अध्यावरणीय प्रवेश तो अध्यावरण से, निभागीय प्रवेश निभाग से, समझ गया ना, होकर आपका भ्रूणकोश तक पहुंचेगा। चलिए आगे चलते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या, कि 1000 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है पराग कणों का जो निर्माण होता है बच्चे वो लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु मातृकोशिका जो द्विगुणित होता है प्यारे बच्चे। अब इसके अंदर क्या होता है, द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन, जिनसे 2 लघु बीजाणु कोशिका बनेंगे। इसके बाद ये दोनों में भी समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। अब यहाँ भी आपका बन गया क्या गो प्यारे बच्चे, 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी 4 लघु बीजाणु बन गए। कितने लघु बीजाणु कोशिका बन गए, 4। और ये चारों लघु बीजाणु कोशिका जो होता है प्यारे बच्चे, और लघु बीजाणु मातृकोशिका के ऊपर एक कैलोज भीति होता है, नहीं, और ये सबके ऊपर कैलोज भीति के अंदर चारों कोशिका एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और जब कैलोज भीति हट जाती है, जब ये कोशिका चारों अलग अलग हो जाएंगे तो इनको बोला जाता है 4 लघु बीजाणु कोशिका बोला जाता है। अगर चारों एक
साथ हैं तो उसको बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, और चारों कोशिका अलग हो गए तो लघु बीजाणु कोशिका कहा जाता है, और इस कोशिका को बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि एक कह रहा है कि 1000 परागकण में के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है। तो एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने बने, 1 2 3 4 परागकण बने, नहीं कितने बने प्यारे बच्चे, 4। अब एक बार अर्धसूत्री में 4 बने तो 1000 में कितना होगा, तो 1000 में प्यारे बच्चे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 1 0 250, यानी 250 जो आपका है बच्चे अर्धसूत्री विभाजन की 250 बार 250 बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब अगर जिस तरह से पूछे तो आपको बस आप पता होना चाहिए कि जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बनते हैं, तो 1000 बनाने के लिए कितना होगा, तो 4000 उसमें डिवाइड कर देंगे तो 25 चौका 100 यानी 250 आपका हो जाएगा। अगर 2000 पूछेगा तो आपका 500 हो जाएगा। समझ गए ना, ये चीज है प्यारे बच्चे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नहीं, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है। आपको पता है बीजांड कई प्रकार का होता है, 5-6 प्रकार के बीजांड होते हैं, जिसमें हम लोग से पूछ रहा है क्या एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड का आकार आपका कैसा होता है, उल्टा होता है। नहीं, कैसा होता है प्यारे बच्चे, उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मातृ कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। अब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होता है ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है ना। और भ्रूणपोष जो होता है प्यारे बच्चे वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मातृ कोशिका के अंदर 16 गुणसूत्र कितने हैं प्यारे बच्चे, 16। अगर इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित बनेंगे, 8-8 होंगे ना। क्या होंगे, 8-8 होंगे, अगुणित बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर त्रिगुणित है तो अगुणित में 8 है तो त्रिगुणित में 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। यानी भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगा, 24। यानी 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नहीं ए, तो यहाँ पर है वही दिया हुआ है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में 16, तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र। तो आपका लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित है तो 16, ये त्रिगुणित है तो आपका इसमें कितना हो जाएगा, 24। और अगुणित पूछता तो अगुणित अगर पूछता, कोई युग्मक पूछता, यहीं पर आपसे पूछ देता कि तो भ्रूणपोष के जगह अगर पूछता प्यारे बच्चे लघु बीजाणु कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा तो 8 हो जाता। समझ गया ना, क्योंकि लघु बीजाणु कोशिका अगुणित होता है। ये चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। नहीं, कौन सा, 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चे, असंग जनन द्वारा। याद रखिएगा एस्ट्रेसिया एवं घास, एस्ट्रेसिया एवं घास में किसके द्वारा होता है, असंग जनन द्वारा आपका किसका निर्माण होता है, बीजों का उत्पादन होता है। इसमें कौन जाएंगे, एस्ट्रेसिया एवं घास, सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं ये चीज। चलिए आगे चलते हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो आपको पता होना चाहिए अंडाणु कैसा है, ये मादा युग्मक है। कैसा है प्यारे बच्चे, मादा युग्मक है। कौन सा युग्मक है, मादा युग्मक। और युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं प्यारे बच्चे। नहीं, कैसे होते हैं, अगुणित। और भ्रूणपोष जो होता है बच्चे ये आपका क्या है, त्रिगुणित। कैसा है, त्रिगुणित है आपका। नहीं, यानी कि आपका त्रिगुणित है
और युग्मनज जो होता है बच्चे, ये युग्मकों के मिलने के युग्मकों के भी जो निषेचन के बाद बनता है युग्मनज का, यानी कि ये द्विगुणित होता है प्यारे बच्चे। नहीं तो इसमें आपका क्या द्विगुणित संरचना, द्विगुणित कौन हो जाएगा आपका युग्मनज हो जाता है। समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो युग्मनज आपका कैसी संरचना है, द्विगुणित है। भ्रूणपोष कैसा है, त्रिगुणित। अंडाणु कैसे, ये युग्मक है इसलिए आपका ये कैसा है, अगुणित है। समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, कर है पुष्पासन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन किसको बोलते हैं अक्सर, तो आपको पता है कि जो पुष्प होता है प्यारे बच्चे वो आसन ग्रहण करता है। नहीं तो यहाँ पर आपका इस तरह से एक संरचना होती है, इस तरह से। नहीं तो ये वाला जो भाग फूला हुआ होता है इसी को बोलते हैं हम लोग को पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। और यही पुष्पासन से पुतंतु, प्राकोष, आपका दलपुंज, बाह्यदलपुंज ये सब निकलते हैं। तो किसका पुष्पासन को खाया जाता है, तो सेब का। किसका खाया जाता है, सेब का। एप्पल का जो पुष्पासन होता है प्यारे बच्चे, उससे क्या कर सकते हैं आप, खा सकते हैं, खाया जा सकता है, खाने योग्य होता है। समझ गए ना ये चीज। चलिए आगे हम लोग का है 34 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर है, अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, कौन सा परागन होता है, तो अनुन्मील्य जो होते हैं परागन बच्चे, उसमें आपका कौन सा, 100 परागन, सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं निश्चित रूप से होता है, 100 परागन होता है। तो याद रखिए किसमें, अनुन्मील्य परागनी में। नहीं और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, इससे जल्द इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में जो निश्चित रूप से होता है परागन, वो कौन सा होता है, 100 परागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न, यहाँ पढ़ेंगे, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष बनाने का काम तो कौन करता है प्यारे बच्चे, एक नर युग्मक मिलेगा और दो जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, सॉरी द्वितीय केंद्रक, जो इसको ध्रुवीय केंद्रक भी बोलेंगे, तो यही द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक के साथ क्या करते हैं, संयोजन करते हैं और वह आपका त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, त्रिगुणित हो जाता है। नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग का कर रहा है, आगे आपका 36 नंबर। नहीं 36 नंबर की जो जलकुंभी और जल लिली में परागन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा इनमें जो परागन होता है जलकुंभी और जल लिली जलीय पादप है। कैसे पादप है प्यारे बच्चे, जलीय पादप है। यानी इनमें जो परागन की क्रिया होता है, पर परागन वो केवल जलधाराओं द्वारा यानी जल के द्वारा होता है। नहीं तो ध्यान रखिएगा, जलकुंभी और जल लिली में जो परागन की क्रिया होता है वो जलों के द्वारा होता है, जल परागन होता है इसमें। समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है। अवशिष्ट बीजांड काय मतलब जो खराब होता है, नहीं जिसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे हम लोग के भी मानव के शरीर में भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो अपाच्य भोजन होता है, नहीं उसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, उत्सर्जी अंग से वो बाहर निकल जाता है। वही कुछ यहाँ पर कि बीज में जो अवशिष्ट बीजांड काय होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको परिभ्रूणपोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिभ्रूणपोष बोला जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में प्यारे बच्चे। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, दोहरा निषेचन क्या है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या करता है, संलयन करता, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या,
दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं ए थी। तो पुष्पी पादपों के अंदर एक निषेचन आपका होता है प्यारे बच्चे अंड कोशिका और नर युग्मक के साथ, नहीं यानी मादा युग्मक और नर युग्मक के साथ, तो उससे आपका क्या बनता है, युग्मनज। इसके बाद जो एक नर युग्मक बचता है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या करता है, निषेचन करता है, तो उसको बोलते हैं दोहरा निषेचन कहा जाता है, नहीं ये थी। तो वही है, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है, नहीं। और इसके फलस्वरूप आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चे, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, त्रिगुणित संरचना बनता है, समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 हो गया, 39 नंबर, नहीं 39 नंबर में कह रहा है कि एक आवृत बीजी पादपों में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। तो गुरु बीजाणु से जो विकसित होता है प्यारे बच्चे, वो कौन विकसित होता है, तो आप ध्यान रखें, बीजांड, भ्रूणपोष, भ्रूणकोष या भ्रूण। तो कार्यशील गुरु बीजाणु से जो विकसित होता है वो आपका भ्रूणकोष का विकास होता है। किसका विकास होता है, भ्रूणकोष का विकास होता है, समझ गया ना ये चीज। इसके बाद एक आवृत बीज, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये भ्रूणपोष नहीं भ्रूणकोष हो जाएगा, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, नहीं तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। तो चलिए तो कोई बात नहीं यहाँ पर, तो इसका भ्रूणकोष हो जाएगा, समझ गया ना, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में पूछ रहा है कि कुछ पौधों में एक घटना देखी जाती है जिसमें लैंगिक उपकरण के भागों का उपयोग बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चे अनिषेक फलन। क्या बोला जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है, समझ गया ना ये चीज। इसके बाद 42 नंबर में किसी पराग कोश में लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी और सबसे अंदर की परत क्रमशः होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, लघु बीजाणुधानी जो होता है इसके अंदर 4 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, 4 परत होते हैं, नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। लघु बीजाणुधानी में कितने परत होते हैं, 4 परत होता है, जिसमें सबसे बाहर वाला परत को बोलते हैं हम लोग बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा कहा जाता है प्यारे बच्चे, नहीं। इसके बाद अंदर वाला को बोला जाता है अंतःस्थीशियम। क्या बोलते हैं, अंतःस्थीशियम, नहीं अस्थिशियम, थीशियम, अंतःस्थीशियम बोला जाता है। इसके बाद अंदर अंतःस्थीशियम के बाद वाला को मध्य परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य परत कहा जाता है, नहीं। इसके बाद सबसे अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, टेपिटम। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा हम लोग से, सबसे बाहरी वाला को अंतःत्वचा और सबसे अंदर की परत को क्या बोलते हैं, टेपिटम कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा कहाँ पर, देखिए 4 नंबर ऑप्शन, बाह्य त्वचा व टेपिटम, यानी कि कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, समझ गया ना ये चीज। तो बाह्य त्वचा व टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी और सबसे अंदर की परत होता है, समझ गया ना ये चीजें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है प्यारे बच्चे। तो आपको पता है लघु बीजाणु जनन जो होता है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होता है, द्विगुणित तो होता है। अब इसमें जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर सूत्री विभाजन होगा, जिससे आपका क्या बनते हैं 4 अगुणित, जिसको लघु बीजाणु कोशिका कहा जाता है, नहीं ये चीज ध्यान रखे। इसको पीछे भी हम लोग बताए बच्चे, नहीं देखे हम लोग पीछे भी,
तो यहाँ पर आपका अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो मातृ कोशिका के अंदर होता है, जिससे कितने कोशिका बनते हैं, 4, और चारों कोशिका को लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं जब अलग अलग रहेंगे तब। और ये कोशिका बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका हो जाएगा। समझ गया ना ये चीजें। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे नीचे दिए गए शब्द के समुच्चयों में से उन्हें पहचानिए जो जायांग से संबंधित है, यानी मादा जनन अंग। जायांग क्या है प्यारे बच्चे, मादा जनन अंग है, नहीं ये चीज मादा जनन अंग है। तो नीचे आपका दिया उसमें संबंध बताना है। वर्तिकाग्र ये तो मादा का है भाग, सही। बीजांड ये भी चलेगा, भ्रूणकोश, बीजांडासन, प्लेसेंटा ये भी सही। अब इसमें देख लेते हैं पुष्पासन नहीं, पुष्पासन आपका नहीं है, तो ये तीनों तो हैं परंतु पुष्पासन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश, टेपिटम। टेपिटम लघु बीजाणु धानी का एक आंतरिक परत है जो आपका नर भाग का है, नहीं तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब बीजांड पुंकेसर ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि पुंकेसर नर भाग है, यानी कि कौन ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, फर्स्ट। 44 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला। वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश और बीजांडासन यानी प्लेसेंटा अपरा, ये जो आपका संबंध है किससे है, जायांग से है। समझ गए ना, मादा जनन अंगों से है। चलिए आगे चलते हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नहीं 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुभ्रूणता सामान्यता इसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो बहुभ्रूणता जो होता है प्यारे बच्चे वो नींबू में पाई जाती है। नहीं ध्यान रखें, नींबू में क्या होता है, बहुभ्रूणता पाया जाता है। इसके बाद भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे पराग कोश के, यानी परागकण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परागकण किसके लिए, पराग कोश के लिए है। नहीं उसी प्रकार भ्रूणकोश बीजांड के लिए है, वैसे ही परागकण किसके लिए, पराग कोश किसके लिए है, परागकण के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 नंबर। समझ गया ना, परागकण। चलिए आगे चलते प्यारे बच्चे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन कर लघु बीजाणु जनन के दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है, तो ये आपका मातृ लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर होता है। नहीं चलिए सेम क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका 48 नंबर में जायांग, जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, तो पता होना चाहिए कि पराग कण को ग्रहण करने वाला जो जायांग अंग है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 2 वर्तिकाग्र। और वर्तिका पराग नली का निर्माण करता है, अंडाशय के अंदर निषेचन की क्रिया होता है प्यारे बच्चे। नहीं तो वर्तिकाग्र का काम है पराग कण को क्या करना, ग्रहण करना। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हम लोग 49 नंबर की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभिन्न पौधों के 2 पुष्पों या पुष्प है, नहीं पुष्पों में परागन कहलाता है। विभिन्न पौधों के 2 पुष्पों में परागन कहलाता है, वो जीनोगैमी कहलाता है प्यारे बच्चे। क्या कहलाता है, जीनोगैमी। इसमें ऑप्शन छूट गया, इसको नन ऑफ दीज कर दीजिएगा। नहीं नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला नंबर जीनोगैमी हो जाएगा। नहीं याद रखिएगा, विभिन्न पौधे मतलब अलग अलग पौधे के जो 2 पुष्प उनमें जो परागन होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोगैमी कहा जाता है। इसके बाद लास्ट है पर परागन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति, मतलब पर परागन के द्वारा जो नए संतति नए पौधे का निर्माण होता है उनमें अत्यधिक विभिन्नता तथा विकासीय महत्व दर्शाती है, बनम होती है, अप्रभावी लक्षण युक्त होती है, फिनोटिपिक समानता के साथ होमोजाइगस होती है। नहीं तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि परागकण के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली संतति हैं वो अत्यधिक विभिन्नता दिखाते हैं तथा विकासीय महत्व को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यही था प्यारे बच्चे हम लोग का 50 MCQ। कौन सी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से प्यारे बच्चे। नहीं याद रखिएगा कौन सा चैप्टर हम लोग देखे अभी, फर्स्ट चैप्टर। नहीं कौन सी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का सर, जिसमें कितने क्वेश्चन देखे हम लोग,
50 MCQ देखे प्यारे बच्चे, नहीं अरे 50 MCQ में बहुत ज्यादा MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसे आप ध्यान से समझ लेंगे प्यारे बच्चे। और अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर लिखना, हम उसको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो कोई बात नहीं, अकबकाना नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में 50 MCQ देख लिए और इसी चैप्टर का हम लोग कितने लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ लिए है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए प्यारे बच्चे हम लोग। नहीं इसी चैप्टर का बायोलॉजी के चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग जो टाइप्स क्वेश्चन होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, समझ गए ना। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते क्वेश्चन है। नहीं तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी 50 MCQ इसे आप ध्यान से देखें, समझे, पढ़ें और हमेशा रिवाइज करते रहें, समझ गए। नहीं तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से खुशमय होकर के अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत लगन के साथ करते रहिए और आपका हमेशा उन्नति हो। धन्यवाद।